परसों हमने पहली क्लास के बारे में चर्चा की थी। प्रस्तावना क्या है, इसका विचार कहाँ से लिया गया है, इसकी भाषा कहाँ से है और इसके कुछ शब्दों के बारे में हमने बात की। आज हम आगे बात करने जा रहे हैं प्रस्तावना की। तो सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, जिसमें हमने पढ़ा संप्रभु शब्द का अर्थ क्या होता है, वो सारी चीज हमने क्लियर कर ली। आज हम बात करेंगे समाजवादी शब्द के बारे में। संप्रभु शब्द था, वो हमने पहले की क्लास में इसके बारे में अध्ययन कर दिया था। आज अध्ययन करना चाहेंगे अपन समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य। इन चार शब्दों की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनका अर्थ क्या है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन शब्द लेते हैं समाजवादी। अब ये जो समाजवादी शब्द है, सोशल जिसे कहते हैं, ये शब्द सर्वप्रथम अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो भारत की प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है, ये इकोनॉमिकल रूप से किया गया है, अर्थव्यवस्था के रूप में किया गया है। तो हम विश्व के अंदर अगर हम बात करें, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं के अनुसार उन देशों की क्या है, अर्थव्यवस्था है। भारत के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था को पहले अपनाया गया था, समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया था। कब अपनाया गया, ये शब्द पहले नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1966 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले समाजवाद शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं था। अब दुनिया के अंदर इस समाजवाद के अलावा अलग और अन्य विचारधाराओं की बात करें तो देखिए, एक विचारधारा थी उदारवाद, एक थी मार्क्सवाद, एक है समाजवाद और एक है साम्यवाद। अब अगर हम इनकी बात करें कि उदारवाद के जनक कौन थे, उदारवाद के जनक हैं वो जॉन लॉक थे, जिसने उदारवाद जैसी विचारधारा को जन्म दिया था। उदारवाद का मतलब क्या था कि जो भी संपत्ति है वो सार्वजनिक नहीं होकर के निजीकरण होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन जिसे कहते हैं। जैसे सरकारी बस की जगह प्राइवेट बस होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल होना चाहिए, यानी हर चीज निजीकरण, उसे कहते हैं उदारवाद। और ये विचारधारा किसने दी थी, जॉन लॉक ने दी। जॉन लॉक ने कहा कि जब संपत्ति का बंटवारा स्वामित्व के आधार पर होगा, व्यक्तिगत तौर पर होगा, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी, आगे बढ़ेगी। ये तो बात कही थी जॉन लॉक ने। बाद में आए मार्क्स। अब इसके जो जनक है मार्क्सवाद के, वो है कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मन के थे। इन्होंने क्या बात कही कि जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रकार ऐसा होना चाहिए कि इसमें निजीकरण के तहत जो पूंजीपतियों को फायदा होता है, वो फायदा पूंजीपतियों को नहीं होकर के किसको होना चाहिए, मजदूर वर्ग को होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो काम कौन करते हैं, मजदूर करते हैं। मजदूरों को फायदा नहीं मिल पाता, इसका फायदा कौन उठाते हैं, पूंजीपति उठाते हैं। इसीलिए असली फायदे के जो हकदार हैं वो कौन होते हैं, मजदूर होते हैं, इसलिए उसको फायदा मजदूरों को मिलता है। और इन्होंने ये भी वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत दिया था कि समाज के अंदर दो वर्ग होते हैं, एक होता है बुजुर्ग वर्ग और एक होता है सरवारा वर्ग। दो भागों में बांटा था। बुजुर्ग वर्ग में कौन आते हैं, आर्थिक रूप से जो ताकतवर व्यक्ति है उनको इन्होंने किस में रखा, बुजुर्ग वर्ग में रखा। आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति थे, गरीब थे, उनको किस में रखा, सरवारा वर्ग। आज तक का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, यानी इनके बीच में संघर्ष रहा है। क्यों हुआ, क्योंकि जो पूंजीपति व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं,
मजदूरों का शोषण करते हैं, मजदूरों की बात को नहीं मानते। ऐसी स्थिति में मजदूर लोग आंदोलन करते हैं, क्रांतियां होती है। दुनिया के अंदर जितनी भी क्रांतियां हुई वो क्यों हुई? क्योंकि उनकी बातों को नहीं माना गया, इसीलिए क्रांतियां हुई। तो इन्होंने कहा कि जो अर्थव्यवस्था का सिस्टम है और उसमें जो फायदा मिलना चाहिए वो मुख्य रूप से किसको मिलना चाहिए? मजदूर वर्ग को मिलना चाहिए। असली मायने में इसके हकदार कौन है? मजदूर वर्ग है, पूंजीपति नहीं है। उसके बाद में आई समाजवाद विचारधारा। इसके जनक थे वो लेनिन थे। रूसी क्रांति से इसका जन्म होता है। 1917 में रूसी क्रांति होती है। उस समय व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी और उन्होंने कहा कि देश का जो अर्थ का सिस्टम है वो समाज में बंटा हुआ होना चाहिए। उसका असली हकदार है वो कौन होना चाहिए? समाज होना चाहिए। समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ मिलना चाहिए। ये थी समाजवाद। उसके बाद में आई साम्यवाद। इसके जनक थे माओ तसे तुंग। इन्होंने क्या कहा कि जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है, अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, एक समूह के अंतर्गत जो इसको निर्धारित करता है, जो इसको चलाता है, उसी को इसका फायदा मिलना चाहिए। बाकी वालों को फायदे का कोई अधिकार नहीं, लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये किसने कहा? साम्यवादियों ने। साम्यवादियों का जन्म जो चीन से हुआ था, माओ तसे तुंग है, इसके जनक थे। तो ये दुनिया की बहुत सारी विचारधाराएं थी जो दुनिया के अंदर चल रही थी। अब भारत आपको पता है 1947 में आजाद हुआ था और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध होता है। 1971 में भारत पाक युद्ध होता है। किसको लेकर के? बांग्लादेश को लेकर। उस समय भारत गुट निरपेक्ष गुट में शामिल था। दुनिया शीत युद्ध का दौर चल रहा था। शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हो चुकी थी, जो कि 1991 तक जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उस समय शीत युद्ध समाप्त हुआ था। तो दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी। एक गुट अमेरिका गुट था और दूसरा गुट क्या था? सोवियत संघ, रूस। दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी, यानी उदारवाद यानी अर्थात पूंजीवाद भी कह सकते हो। पूंजीवाद और समाजवाद, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। दुनिया के सारे देश है वो अलग अलग गुटों में शामिल थे। अब भारत 1947 में आजाद हुआ, इसीलिए भारत ने इन दोनों गुटों में नहीं जाकर के एक तीसरा गुट अपनाया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। यानी इन दोनों गुटों से एक अलग गुट था जिसकी स्थापना 1955 में एप्रो एशियाई सम्मेलन के तहत की गई। इंडोनेशिया के बाटुंग शहर में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1961 के अंदर यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड के अंदर हुआ। तो भारत ना तो सोवियत संघ में था ना अमेरिका में। 1971 में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच, बांग्लादेश को लेकर। पूरी पाकिस्तान में वहां आंदोलन चल रहे थे पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। तो भारत ने सहयोग किया और ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है। उस समय भारत को किसकी आवश्यकता पड़ी? हथियारों की आवश्यकता पड़ी। तो भारत ने रूस के साथ एक संधि की। 1971 में मित्रता संधि की थी सोवियत संघ से। ये संधि भारत और सोवियत संघ रूस के बीच में हुई थी। इस मित्रता संधि से रूस ने भारत को क्या उपलब्ध करवाए? हथियार उपलब्ध करवाए। तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है उस समय थी, वह सोवियत संघ रूस के अंदर गई हुई थी। तो उन्होंने वहां का जो सिस्टम देखा देश का, वहां की इकोनॉमिकल जो प्रकार देखा, रूप देखा, अर्थव्यवस्था का सिस्टम देखा, तो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। और भारत में आते ही उन्होंने क्या किया? वापस आने के बाद में इस समाजवाद को भारत में स्थान देने की कोशिश तेज कर दी। अब देखिए, पहले प्रस्तावना में क्या था? संशोधन नहीं किया जा सकता। 1960 के अंदर बेरुबारी विवाद हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। लेकिन बाद में 1973 के अंदर केशवानंद भारती विवाद आया और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को बदल करके क्या कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। जब ये 1973 में क्लियर हो गया तो फिर 42वां संविधान संशोधन लाया जाता है और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है और 3 शब्द जोड़े जाते हैं इसमें। एक तो समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता।
अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, कंपटीशन का अगर आप एग्जाम दोगे भविष्य में तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। अब तक एक बार हुआ है, उसके बाद में कोई संशोधन नहीं हुआ है। और भारत की जो प्रस्तावना में है उसमें कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर ये हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। और प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। प्रश्न कैसे आएंगे, ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान से समझना। प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द को कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन के तहत, या फिर पूछ लिया जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? इसमें से एक नाम दिया जाएगा, बाकी वालों का नहीं होगा, या क्रम में पूछ लिया जाएगा। 3 ये होंगे, 3 दूसरे दे दी जाएंगे, संप्रभुता, लोकतांत्रिक ये दे देंगे, इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो ये समाजवाद यहाँ अपना क्लियर। अगला आ रहा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की अगर हम बात करें, समाजवाद आ गया समझ में आपके? आ गया। समाजवाद एक अर्थव्यवस्था की एक विचारधारा थी जो हर देश के अंदर चलती है, अर्थ को हैंडल करने का काम करती है। और भारत में इंदिरा गांधी द्वारा इस विचारधारा को अपनाया गया। लेकिन 1991 के अंदर क्या हुआ, इस बात को भी समझ लीजिए। 1990 के अंत के समय भारत में जो विदेशी मुद्रा थी वो धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी, वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो चुकी थी। और वित्तीय संकट की स्थिति पैदा होती तब आपको पता है एक आपातकाल लागू की जाती है। अनुच्छेद 360 के तहत भारत का राष्ट्रपति आपातकाल लगा था, लेकिन अभी तक भारत में लगी नहीं है। तो वित्तीय संकट आ चुका था और उस समय देश के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, जिसे अपन कहते हैं वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने क्या किया कि समाजवाद और पूंजीवाद, समाजवाद और पूंजीवाद दोनों से मिला करके एक चीज अर्थव्यवस्था बना दी जिसका नाम रखा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही है वर्तमान में? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहले समाजवादी थी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो चुकी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी मॉडल भी चलता है भारत में, पूंजीवादी मॉडल भी चलता है, दोनों का मिश्रण किया जाता है और इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है। अब आगे हम बात करें अगला है पंथ निरपेक्ष शब्द। पंथ निरपेक्ष को या धर्म निरपेक्ष को, इन दोनों के अर्थ तो अलग अलग है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये आपने कई बार पढ़ा, कई बार सुना होगा। भारतीय संविधान की विशेषताओं में भी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, इस चीज को देखिए। कई प्रकार के राष्ट्र होते हैं दुनिया में। धर्म का मतलब होता है धारण करना। धर्म का मतलब क्या होता है? धारण करना, ग्रहण करना। यानी अपने जीवन जीने के जो नियम होते हैं वो हर धर्म के अलग अलग होते हैं। जो व्यक्ति जिन नियमों का ग्रहण करता है वो उस धर्म का हो जाता है। जैसे हिंदू धर्म के जीवन जीने के नियम अलग होती है, उनकी परंपराएं अलग होती है, पूजा पाठ पद्धतियां सारी चीजें अलग होती है। मुस्लिम धर्म की अलग होती है, सिख धर्म की अलग होती है, ईसाई धर्म की अलग होती है। अब जो व्यक्ति जिन नियमों का फॉलो करता है, सेटअप ऑफ रूल्स, जो रूल्स होते हैं धर्म के, उन रूल्सों का फॉलो करता है, उन रूल्स को पालन करता है, उन नियमों का पालन करता है और अपने जीवन के अंदर अपनाता है, तो वो धर्म एक किसी धर्म का सदस्य बन जाता है। इसे कहा जाता है धर्म। धर्म का मतलब धारण करना। अब देखिए, धर्म के आधार पर धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि ऐसा राष्ट्र जिसमें किसी एक धर्म का प्रभुत्व नहीं होकर के बहुत सारे धर्मों को रहने की अनुमति। अब इसके बारे में बात करेंगे तो धर्म के आधार पर अगर हम बात करें तो एक होते हैं नास्तिक, अटेस्ट,
नास्तिक यानी किसी भी धर्म को नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति जो किसी धर्म को मानते नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरे होते हैं धार्मिक देश, और एक होता है धर्मनिरपेक्ष। इस चीज को ध्यान से समझना। एक होते हैं नास्तिक यानी ऐसे देश जहां पर जो धारण करने की, जीवन जीने की शैली किसी भी धर्म के आधार पर नहीं होती, किसी भी धर्म को वो नहीं मानते। तो ऐसे देश दुनिया के अंदर अगर हम बात करें जो किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले, धर्म को नहीं मानने वाले, गांधी जी ने कहा था कि धर्म के बिना राजनीति है वो शून्य है, धर्म और राजनीति के बीच में संबंध पाए जाते हैं। आगे अपने टॉपिक आएंगे धर्म और राजनीति में क्या संबंध है, धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो धर्म को नहीं मानने वाले ऐसे दुनिया के अंदर देश की बात करें अपन, चीन और उत्तरी कोरिया, ये दो देश ऐसे हैं जिसका शासन किसी भी धर्म के अनुसार या वहां के नागरिक धर्म को कम मानते हैं, ज्यादा तवज्जो नहीं देते, नास्तिक लोग ज्यादा रहते हैं। दूसरा है धार्मिक, ऐसे देश जिनका शासन धर्म के आधार पर चलता हो, धर्म के नियमों के आधार पर चलता हो, उसे धार्मिक देश कहा जाता है। नास्तिक देश, धार्मिक देश और धर्मनिरपेक्ष देश, या इसे अपन पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। अब नास्तिक का मतलब ऐसे देश किसी भी धर्म के नियमों को नहीं मानते, कोई भी धर्म का कोई महत्व नहीं है वहां। यहाँ पर धार्मिक देशों के अंदर अब देखिए धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक देश, इन दोनों देशों को अच्छे ढंग से समझना। धार्मिक देश का मतलब होता है कि ऐसे देश जिनका शासन धर्म के आधार पर चलता हो, धर्म के नियमों से उनका शासन बना हुआ हो, उसे कहते हैं धार्मिक देश। जैसे धार्मिक देश दुनिया के अंदर कौन से? श्रीलंका और सऊदी अरब। यहाँ का जो शासन है वो धर्म के नियमों के आधार पर बना हुआ है और धार्मिक नियमों के आधार पर यहाँ सरकारें चला करती है, शासन चलता है। इसीलिए ये कौन से देश हो गए? धार्मिक देश। एक होते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब नहीं है कि कोई भी देश किसी भी धर्म को नहीं मानता, धर्म की मानने वाले तो लोग होते हैं, लेकिन शासन धर्म के अनुसार नहीं चलता। शासन किसके आधार पर चलेगा इन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों में? संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है। यहाँ धर्म के आधार पर नियम नहीं बनते, सभी धर्मों को समान महत्व होता है, सभी धर्म बराबर होते हैं। राज्य के लिए, देश के लिए सभी धर्म क्या है? बराबर होंगे। और देश का जो शासन है वो धर्म के आधार पर नहीं चल करके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। आ गया समझ? धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि देश का शासन धर्म के आधार पर नहीं चल करके संविधान के आधार पर चलता है, तो वो क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष। दूसरी बात, उस राष्ट्र के अंदर किसी भी धर्म, कोई भी धर्म, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। चुनी हुई जो सरकार होगी जनता द्वारा, उस सरकार के लिए सभी धर्म समान होंगे, किसी एक धर्म को वो ज्यादा महत्व नहीं देंगे और देश में सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 25 से 28 अपन पढ़ेंगे उसमें आगे मौलिक अधिकारों को, वहां अपने को देखने को मिलेगा कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। तो इनकी अगर हम अच्छी सी बात करें, धर्मनिरपेक्ष दुनिया के अंदर कौन से देश हैं, तो भारत, प्यारा सा देश है हमारा भारत, आपका, मेरा, हमारा, सबका भारत, जो एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यहाँ की सरकारें धर्म के आधार पर नहीं चला करती, यहाँ की सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है, संविधान के अनुसार चलती है। इसके अलावा दुनिया के अंदर एक और देश की बात कर ले अपन, अमेरिका। वहां पर भी ये भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यहाँ पर भी बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं। अब ये दो देश ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं धर्मनिरपेक्ष। आजकल ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन रहे हैं।
यहाँ पर जो शासन है वो संविधान के अनुसार चलता है, धर्म के आधार पर नहीं चलता है। बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, सभी के लिए समान अधिकार होते हैं, किसी के लिए ज्यादा या कम नहीं होते। अब एक पंथ निरपेक्ष शब्द पहले था नहीं, ये बाद में आया, महात्मा गांधी द्वारा लाया गया। पंथ निरपेक्ष शब्द वो गांधी जी ने दिया। पंथ होते हैं धर्म के अंदर अलग पंथ बन जाते हैं, उसे कहते हैं पंथ। जैसे मुस्लिम धर्म है जिसकी हम बात करें तो शिया और सुन्नी, ये दो क्या हो गए? पंथ हो गए। जैन धर्म की बात करें, श्वेतांबर दिगंबर, ये क्या हो गए? पंथ हो गए। और बौद्ध धर्म की बात करें, हीनयान महायान, ये दो पंथ हो गए। तो धर्म के अंदर जो दो समुदाय बन जाते हैं, दो पंथ बन जाते हैं, उन्हें पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंदर ये पंथ निरपेक्ष भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लिया गया। इसका मतलब क्या होगा कि भारत किसी भी पंथ के मामले में, किसी भी धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा। भारत की सरकार उस पंथ का समर्थन नहीं करेगी। धर्म अपने स्थान पर होगा और सरकार अपने स्थान पर होगी। यानी भारत एक ऐसा देश बनेगा और जो किसी भी पंथ का समर्थन नहीं करेगा, उसके लिए सभी पंथ है वो क्या होंगे? समान होंगे। और अगर ऐसा कोई मामला आ जाता है तो उसमें भारत एकदम तटस्थ रहेगा, किसी का समर्थन नहीं करेगा। इसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। और ये महात्मा गांधी ने इस शब्द को दिया था सबसे पहले। तो भारत कौन सा देश है? पंथ निरपेक्ष। प्रस्तावना में लिखा गया, यानी हमारा देश कैसा होगा आगे। प्रस्तावना का मतलब पूरे संविधान की भावनाएं इसमें आ रखी है कि संविधान हमारा कैसा होगा, इसके अंदर क्या क्या अधिकार मिलेगा, ये सारी चीजें। तो हमारा देश पंथ निरपेक्ष होगा। देश की जो चुनी हुई सरकारें हैं वो किसी भी पंथ का समर्थन नहीं करेंगी, उसके लिए सभी पंथ क्या होंगे? समान होंगे। तो पंथ निरपेक्ष समझ आ गया आपको, और साथ में धर्म निरपेक्ष भी आ गया। दोनों चीजें क्लियर। आगे अपन लेते हैं लोकतांत्रिक। ये बहुत अच्छा शब्द है। लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस प्लस कार्डिया। देखिए, लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस कार्डिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल, जनता। इसका मतलब होता है जनता। कार्टिया का मतलब होता है शासन। और इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? जनता का शासन। अर्थात ऐसा शासन जिसमें सरकारें जो बनती है वो जनता द्वारा निर्वाचित होकर, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। यानी ऐसी सरकारें जो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आती है। और इसमें एक परिभाषा दी थी, आपको पता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। ये बात किसने कही थी? अब्राहम लिंकन। तो लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना, जिसको इंग्लिश में अपन लोकतंत्र को कहते हैं डेमोक्रेसी। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना। एक में डेमोस, डेमोस का मतलब होता है जनता, और कार्टिया का मतलब होता है शासन, अर्थात जनता का शासन। अब देखिए, लोकतंत्र के दो रूप होते हैं दुनिया के अंदर। लोकतंत्र के रूपों की अगर हम बात करें, ये तो इसका अर्थ हो गया, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, ये चीज हो गई। लोकतंत्र के रूप, रूपों की बात करें तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष। अब देखिए, इस चीज को समझिए। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है वहां का शासन, वहां के कानून, वहां की नियमावली, वो सारी चीजें कौन तैयार करती है? जनता स्वयं तैयार करती है। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि यहाँ पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो काम करते हैं। यहाँ पर जो शासन चलाने का काम
प्रतिनिधि करते हैं। प्रतिनिधि यानी जनता ने जिसको चुनकर भेजा है वो जाकर के वहां शासन चलाने का काम करेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है यहाँ जनता स्वयं भाग लेती है, हर चीज में जनता स्वयं भाग लेती है। और दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड, जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। वहां के कानून जनता के कहने से बनते हैं, कोई प्रतिनिधि कानून नहीं बना सकता है। जबकि भारत कौन से मायेगा? अप्रत्यक्ष में। भारत के कानून क्या जनता बनाती है? नहीं। कौन बनाते हैं? भारत की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो जाकर के भारत के कानून बनाते हैं। तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण भारत है, अमेरिका है, ये सारी चीजें आ जाएगी। दुनिया के कई देश हैं वो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतंत्र दो रूपों में फैला हुआ होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब सभी कार्यवाहियां जनता स्वयं करती है। किसी भी प्रतिनिधि को हटाना हो, प्रत्याहार पढ़ा होगा 12th क्लास के अंदर, किसी भी प्रतिनिधि को हटाना हो तो निर्धारित जनसंख्या के मतदाताओं के हस्ताक्षर के माध्यम से उस प्रतिनिधि को जनता स्वयं हटा सकती है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर प्रतिनिधि को हटाने की प्रक्रिया जनता के पास नहीं होती है। यहाँ जनता नहीं हटा सकती, यहाँ स्वयं जनता हटा सकती। यहाँ के कानून जनता स्वयं बनाती है। कानूनों का निर्माण, कोई भी विधेयक को जनता के निर्धारित मतदाताओं के हस्ताक्षर के बाद में आगे विधानमंडलों में जाता है, लेकिन यहाँ जनता इसके रूप में भाग नहीं लेती। यहाँ जनता के प्रतिनिधि उस विधेयक को पारित करते हैं। ये हो गया अप्रत्यक्ष। ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं एक्स्ट्रा? ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे आपके काम आए। बाकी प्रस्तावना में इतना ही दे रखा है, लोकतंत्रात्मक, यानी भारत कैसा देश होगा? लोकतंत्रात्मक। यहाँ की सरकारें किसके द्वारा चुनी जाएगी? जनता द्वारा चुनी। इतना ही सब था। मैं आपको एक्स्ट्रा क्यों लेके चल रहा हूँ? आगे आपके भविष्य में काम, कोई भी कंसेप्ट अपना पीछे नहीं रहना चाहिए, एक एक साथ क्लियर करते हुए चलना है, कोई भी चीज पीछे नहीं रहनी चाहिए। तो ये हो गया लोकतंत्र, यानी लोकतंत्रात्मक। इस शब्द को भारत के संविधान में शामिल किया गया है, यानी भारत की सरकार क्या होगी? वो निर्वाचित होगी, और निर्वाचित सरकार है वो भारत के लिए काम करेगी। और वो निर्वाचित सरकार कहां से चुनी जाएगी? जनता के द्वारा चुनी जाएगी। जनता जिनको वोट देकर भेजेगी आगे, जिन प्रतिनिधियों को, वो जाकर के आगे किसके लिए काम करेंगे? जनता के लिए। तो लोकतंत्र की परिभाषा हो गई गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। तो भारत में शासन कैसा है? वही शासन है, लोकतांत्रिक शासन। प्रस्तावना में ये बात कही जा रही है कि भारत, हम ऐसा भारत बनाएंगे जो संपन्न होगा, स्वयं निर्णय लेने की शक्ति उसके पास होगी, आंतरिक और बाहरी दोनों, समाजवादी मॉडल को अपनाएगा, पंथ निरपेक्ष, किसी भी धर्म की पालना नहीं करेगा, और लोकतांत्रिक होगा। वहां की सरकारें क्या होगी? निर्वाचित होकर आएगी। अगला शब्द आ रहा है गणराज्य। लोकतंत्र समझ आ गया? अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक। गणतंत्र कह दो या गणराज्य कह दो, एक ही चीज। यानी जो देश का मुखिया होगा वंशानुगत होगा या निर्वाचित होगा। वंशानुगत होता है तो गणराज्य आता नहीं। यानी देश का जो मुखिया, हेड ऑफ नेशन जिसे कहते हैं, देश का मुखिया, हेड ऑफ नेशन यानी देश का जो मुखिया है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर जाएगा, इसे कहते हैं गणतंत्र। यानी जो देश का मुखिया, जैसे भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति, जो राष्ट्र का मुखिया है। राष्ट्रपति को राष्ट्र का मुखिया के रूप में जाना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है या फिर वंशानुगत होता है? ऐसा तो नहीं है कि भारत में पहले राष्ट्रपति बना उसका पोता पुत्र ऐसे बनते रहेंगे क्या? नहीं। भारत में जो हेड ऑफ नेशन होगा, जो भारत का मुखिया होगा, अर्थात जो राष्ट्रपति है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर जाएगा। जनता जिसको चुनकर भेजेगी वो आगे जाकर के क्या करेगा? देश के मुखिया के रूप में काम करेगा।
और विधेयकों के ऊपर हस्ताक्षर करने का काम करेगा। अनुच्छेद 111 के तहत कोई भी कानून है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वो विधेयक वो कानून का रूप नहीं लेता है। 3 प्रकार के विधेयक संसद द्वारा लाए जाते हैं, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। और तीनों विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति होनी अनिवार्य है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो विधेयक कानून के रूप नहीं लेते। संविधान में कानून के जरिए देश के अंदर नहीं काम करते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य, हेड ऑफ नेशन की स्वीकृति अनिवार्य है। और भारत का जो राष्ट्रपति है वो कहां से चुनकर आएगा? निर्वाचित होकर आएगा। अब देखिए साथ में इस बात को भी समझ लीजिए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। निर्वाचित होकर आएगा लेकिन अप्रत्यक्ष, जनता द्वारा नहीं आएगा। तो फिर इसको कौन चुनेगा? राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर 2 रूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। लोकतंत्र के भी प्रकार होते हैं, ये रूप पढ़े हमने, लोकतंत्र के प्रकार अलग हो जाते हैं। आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। तो राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर 2 प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष राजनीतिक लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जिनको जनता स्वयं चुनती है वो प्रत्यक्ष हो गए। अप्रत्यक्ष जिसको जनता नहीं चुन करके जनता के द्वारा प्रतिनिधि अगर चुनकर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। अब देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है, निर्वाचित होकर जाता है। यानी भारत एक गणराज्य राष्ट्र है, यानी भारत का मुखिया है वो निर्वाचित होकर आएगा, वंशानुगत नहीं होगा। देश का जो हेड ऑफ नेशन है वो निर्वाचित होकर आएगा, वंशानुगत नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन के अंदर महारानी है, उसके बाद में उसके परिवार से ही बनता है। वहां हेड ऑफ नेशन कौन है? क्वीन है ब्रिटेन में। भारत में हेड ऑफ नेशन कौन है? प्रेसिडेंट, जिसे अपन राष्ट्रपति कहते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आएगा। ब्रिटेन में महारानी वो निर्वाचित, चुनाव नहीं होता होगा, लेकिन वो काम राष्ट्रपति की तरह करती है। जैसे भारत में राष्ट्रपति क्या काम करता है उसी प्रकार ब्रिटेन की महारानी काम करती है, लेकिन उसका चुनाव नहीं होता। तो ब्रिटेन गणराज्य देश नहीं है, भारत क्या हो गया? गणराज्य। क्योंकि भारत का हेड ऑफ नेशन, भारत का मुखिया जनता के द्वारा निर्वाचित होकर जाता है, इसीलिए भारत एक गणराज्य राष्ट्र होगा। ये भी बात किसमें कही गई है? प्रस्ताव। भारत क्या होगा? संप्रभु, अपनी निर्णय लेने की शक्ति भारत के पास होगी, किसी बाहरी ताकत के अधीन नहीं होगा। अर्थव्यवस्था का प्रकार भारत का कैसा होगा? समाजवादी मॉडल को अपनाते हुए काम करेगा। पंथ निरपेक्ष, भारत की सरकारें किसी भी धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, किसी भी धर्म का या धर्म को सहयोग करने का काम नहीं करेगी। भारत का जो शासन है धर्म के आधार पर नहीं चल करके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलेगा। अगला है लोकतांत्रिक। देश में जो सरकारें बनेगी वो लोकतांत्रिक बनेगी, जनता द्वारा निर्वाचित होकर जाएगी। जनता जिनको वोट डालेगी उन्हीं की सरकार आएगी। गणराज्य यानी देश का मुखिया राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं होकर के निर्वाचित होकर आएगा। आ गया समझ? ब्रिटेन के अंदर क्या है? वंशानुगत होता है। ब्रिटेन की महारानी को जो पावर है वही शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। इसका मतलब हो गया। अब देखिए इस बात को समझिए कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है, जनता वोट नहीं देती है। तो फिर कौन देते हैं? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को वोट डालते हैं, और राष्ट्रपति के वोट अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आता है। निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में आता है, और अनुच्छेद 55 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आती है। निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं भारत में? तो संसद के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले इसमें भाग नहीं लेंगे। संसद के द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है वो राष्ट्रपति को चुनेंगे। दूसरी बात, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अनुच्छेद 170 ये कह रहा है कि भारत के सभी राज्यों के अंदर विधानसभा होगी। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आएंगे, और जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो किसको वोट डालेंगे? राष्ट्रपति को, मनोनीत नहीं लेंगे। एक सदस्य विधानसभा में मनोनीत हो सकता है, लेकिन वो कौन सा होगा? आंग्लवादी होगा, और उसको मनोनीत राज्यपाल करेगा। सभी राज्यों की
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा देश के अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है, जहां विधानसभा है। एक है दिल्ली और एक है पांडिचेरी। तो दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहां पर भी निर्वाचित, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में सब निर्वाचित होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेते हैं, याद रखना। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को चुनकर भेजते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के माध्यम से होता है। अब ये एकल संक्रमणीय क्या है, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो ये था हमारी प्रस्तावना का पूरा। कभी प्रस्तावना और चलेगी, अभी तो न्याय आएंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारी चीजें आएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन आगे बात करेंगे इसके बाद।